एक दिन पहले हफ्ता भी ऐसे ही अफरा तफरी में गुजर गया। मलाला 8 बजे से पहले ही ऑफिस चली जाती और रात 8 बजे से बाद वापस आती। जितना डॉक्टर ने इससे काम से दूर रहने और आराम का कहा था, इसने इतना ही ज्यादा काम किया और आराम कम किया। ऑफिस के माहौल में एक तनाव सा था। न इससे कोई बोलता, न वो किसी को बुलाती। मीरजल ने खुद को और ज्यादा काम में गर्क कर लिया था। मलाला हैरान होती थी इसे देखकर। वो एक हफ्ते से अपने बंगलो नहीं गया था। क्या वो इस प्रोजेक्ट के पीछे इतना पागल था कि इससे अपनी सेहत की भी परवाह नहीं थी। खैर, ऐसे ही हफ्ता गुजर गया। आज संडे था। मरियम ने इसे मैसेज करके अपने सैर व तफरीह के प्लान के मुताबिक बता दिया था। वो जो एक हफ्ते से थकावट का शिकार थी, इसने इसे इनकार करना चाहा, लेकिन इसके पुरखलूस रवैये पर खुद को बाज रखा। मरियम ने इसके घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकी और इसे बाहर आने का मैसेज कर दिया। मलाला आज मर्चिंडा रंग की लॉन्ग फ्रॉक में वैसा ही रंग का दुपट्टा लिए बाहर आ गई। फिर दोनों ही इस्लामाबाद की खूबसूरत जगहों को देखने चली गई। मरियम ही इससे सब जगह घुमा रही थी। वो तो पहली बार इन सब चीजों का विजिट कर रही थी। वो इससे पहले फैसल मस्जिद लेकर गई, फिर दामानी को, फिर वो दोनों एक चश्मे के पास बैठ गई जिसका साफ ठंडा पानी इनकी आंखों को फरहत बख्श रहा था। सारा दिन इनका ऐसे ही गुजर गया। रात के वक्त उन्होंने एक मोनाल रेस्टोरेंट में खाना खाया। मलाला जब लेडीज बाथरूम गई, पीछे से मरियम ने इसके पानी के गिलास में नींद की गोली डाल दी। मलाला कुछ देर में वापस आई तो छोटे छोटे सिप लेती पानी पीने लगी। कुछ ही देर में गोली अपना असर दिखाने लगी और इस पर नींद का गलबा छाने लगा। हमें अब घर चलना चाहिए, काफी रात हो गई है, मरियम मुस्कुराते हुए मलाला से कहती। इसका हाथ पकड़ती, इसे वहां से उठाती, अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मलाला को तो खुद नींद आ रही थी, वो क्या एतराज करती। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर मलाला के घर की तरफ बढ़ गए। मलाला इसकी गाड़ी में ही सो चुकी थी। इसके घर के बाहर गाड़ी रुकते ही मरियम ने मलाला को झंझोड़ कर उठाया। मलाला की आंख खुल गई। अपनी मंदी मंदी आंखों से इसने अपने घर की तरफ देखा, फिर अपनी बंद होती आंखों से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। वो लड़खड़ा कर गिरती कि मरियम ने इसे सहारा दिया और इससे घर की चाबी ली और दरवाजा खोलती इसे सहारा देती अंदर ले गई। तुम अब जाओ। मलाला ने आंखें बंद करते इसे इसके घर भेजना चाहा। मरियम ने इसकी बात को इग्नोर किया और इसे बेड पर लिटाया और इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। वो कुछ ही देर में सो गई। इसके सोते ही अब वो घर की तलाशी लेने लगी। इसने अलमारी खोली तो वहां पर मीरजल की हर चीज, कपड़े, कफलिंग्स और जूते थे और दूसरी तरफ मलाला के कपड़े थे। ये कैसे बहन भाई है जिनके कपड़े एक साथ लटके हुए हैं? ये सच में इसका भाई है या फिर कुछ और रिश्ता है? मरियम ने इन कपड़ों को देखा और एक नजर सोई हुई मलाला को। वो खुद हैरान थी, इतने महंगे कपड़े मलाला जैसी मामूली लड़की कैसे अफोर्ड कर सकती है। वो कंफ्यूज हुई थी, लेकिन फिलहाल वो जिस काम के लिए आई थी इससे वो काम करना था। तभी इसकी नजर बेड पर मलाला के साथ रखी एक फाइल पर पड़ी। वो इस फाइल के पास गई और इसे खोल कर देखा। वो इनके प्रोजेक्ट की ही फाइल थी। मरियम को तो इस घर में प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्लू ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ तो इससे पूरी फाइल ही मिल गई। इसकी तो ईद हो गई। वो फाइल लेकर एक आखिरी नजर मलाला पर डालती इसके घर से चली गई। ये फाइल मीरजल ने इसे दी थी, जिसकी इसने प्रेजेंटेशन बनानी थी, जो इसने कल रात ही बना ली थी, लेकिन फाइल रखना वो भूल गई थी। इसका फायदा मरियम ने उठाया। इस तरह वो फाइल मरियम ने मलाला से चुरा कर विजदान को दी। विजदान का बनाया हुआ डिजाइन मीरजल के डिजाइन से बहुत ही कम दर्जे का था। इसने अपना प्रोजेक्ट छोड़ा और मीरजल वाले को अपना नाम दे दिया
हाल मीरजल गम गुस्से से इस होटल से अपनी कंपनी की तरफ बढ़ा। मलाला भी इसी के साथ इसका दिमाग सोचने समझने की सलाहियत से मफलूज हो चुका था। दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। गाड़ी एक झटके से कंपनी के आगे रुकी। वो लंबे लंबे डग भरता कंपनी के अंदर बढ़ रहा था, जहां सब लोग किसी खुशखबरी के इंतजार में बैठे थे। सब एम्प्लॉयज को ही यकीन था कि ये प्रोजेक्ट इन्हें ही मिलेगा, लेकिन मीरसल को गुस्से में हर चीज को ठोकर मारते देखकर वो सब इतना तो समझ चुके थे कि मीरसल को शिकस्त हुई है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं था ये। मलाला जो कि तेज तेज चलती मीरसल के पीछे ही आ रही थी, महक दौड़ती हुई इसके पास आई। मलाला, क्या हुआ है? क्या हम हार गए? महक ने बेसब्रेपन से पूछा। अब सब इसके जवाब के मुंतजर थे। हाँ, विजदान की कंपनी ने हमारे प्रोजेक्ट को अपना नाम दे दिया। मीरसल सर खामोशी से उठकर आ गए। मलाला के तस्दीक करने पर सब लोगों के चेहरे उतर गए। अभी वो सब बातें ही कर रहे थे कि मीरसल अपने ऑफिस रूम से निकला। कुछ ही मिनट में इसका हुलिया बिगड़ चुका था। ब्लू कोट उतार कर वो अंदर फेंक आया था। टाई की नोट भी ढीली हो चुकी थी। ब्राउन बाल जो पहले जेल से सेट किए हुए थे अब माथे पर बिखर चुके थे। आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थी। गर्दन की नीली रगें फूली हुई थी। मैं एक बार पूछूंगा, किसने मुझे धोखा दिया है? अभी बता दे। अगर मुझे बाद में पता चला तो फिर इससे भारी जुर्माना अदा करना होगा। बताओ। मीरसल का गम था कि वो कम होने पे नहीं आ रहा था। आखिर इसका ड्रीम प्रोजेक्ट था और फिर शिकस्त भी इससे अपने सबसे बड़े दुश्मन से हुई थी। अगर विजदान का अपना प्रोजेक्ट होता और वो अपनी मेहनत के बलबूते पर जीतता तो शायद इससे इतना दुख न होता, लेकिन अब इसकी मेहनत का सेहरा किसी और के सर पर सजाया गया था। आज वो बकरे हुए शेर की तरह दहाड़ रहा था, जिससे इसके ही जंगल वालों ने जख्मी कर दिया था। इसके दहाड़ने पर सब खामोश रहे। किसी में कुछ बोलने की हिम्मत ही न थी। मीरसल ने इन सब की खामोशी पर वहां पर रखा एक लैपटॉप उठाकर जमीन पर फेंक दिया। इसके ऐसे गुस्सा करने पर सब लोग ही एक कदम पीछे हटे थे। क्या मेरी की हुई एक दफा की बकवास समझ नहीं आती तुम सबको? वो फिर से दहाड़ा था। ये सब मलाला का प्लान था। वो काफी दिनों से विजदान के साथ ये प्लान बना रही थी। इसने पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया, इसीलिए ये फाइल चोरी करके इन्हें दी है। यही है वो धोखेबाज। फैसल ने अपनी उंगली मलाला की तरफ करते वहां पर मौजूद सबको हैरत में डाल दिया। मलाला अपने ऊपर लगे हुए इतने गंदे इल्जाम पर बेदम हो गई। मीरसल ने मलाला की तरफ देखा जो कि साख्त खड़ी थी। मलाला इसकी पीए होने से पहले इसकी बीवी थी। वो कैसे इस पर लगे हुए इल्जाम को बर्दाश्त कर सकता था? इसने आगे बढ़ते फैसल को इसके गिरेबान से पकड़ा था। जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो और किसके बारे में कह रहे हो? मीरसल बहुत ही सख्त लहजा अपनाते सरद तासुर चेहरे पर सजाए अपनी सुर्ख होती ब्राउन आंखों से इससे घूर रहा था। इसकी सरद निगाह फैसल को अपने अंदर तक बेवसत होती महसूस हुई। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मेरे पास सबूत है इस बात का कि मलाला विजदान के साथ मिली हुई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे विजदान और इसकी सेक्रेटरी मरियम के साथ शॉपिंग करते, होटलिंग करते, इनकी गाड़ी में सफर करते देखा था। मरियम के नाम पर मीरसल के हाथ फैसल के गिरेबान पर ढीले हुए। कि मरियम नामी लड़की ही तो इनके दरमियान लड़ाई की जड़ बनी थी। फिर वो इस लड़की को कैसे भूल सकता था? मलाला मरियम के नाम पर इससे कल का दिन याद आया जब वो इसके घर में थी। अब शक की गुंजाइश ही नहीं बचती थी। वो दोस्ती के नाम पर कुर्बान हुई थी। इसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया था और वो बेवकूफ बनी अपने ही शौहर की शोहरत को खा गई। मीरसल ने इसे कितना समझाया था, लेकिन वो तो अपनी नई बनी हुई दोस्त के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती थी। इसने पहली बार मीरसल की बात नहीं मानी थी, इसके खिलाफ गई थी और इसने बहुत भारी कीमत चुकाई थी। इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो बस खुली आंखों से देख रही थी। फैसल सबको अपने मोबाइल में इनकी तस्वीर दिखा रहा था।
सबकी नजरों में मलाला के लिए हकारत और नफरत थी। वो इसी के लायक थी। इसकी एक छोटी सी गलती ने इन सब की मेहनत को पानी में बहा दिया था। मीरजल ने इश्तियाल में इसका हाथ दबोचा और अपने ऑफिस रूम में ले गया। वो किसी कठपुतली की तरह इसके साथ चल रही थी। ऑफिस में लाकर इसने इसका हाथ छोड़ा। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। मीरजल की आंखों में मान, भरोसा, इज्जत सब कुछ टूट जाने की करचियां मौजूद थी, जो इसके लिए जलन और चुभन का बास बन रही थी। मलाला इसकी आंखें वैरान थी। वो अभी तक मरियम के दिए गए धोखे के गम में बैठी थी। मलाला जिस तरह मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह मर्द के जवाल के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है, और मेरे जवाल की जड़ तुम हो। मुझे खुद पर गुरूर था कि मैं कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता, लेकिन तुम पर भरोसा करने की मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारी वफा पर मुझे यकीन था। मेरे माल और मेरी इज्जत की हिफाजत तुम पर फर्ज थी, लेकिन तुमने मुझे माल की मार मारी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझसे तलाक न मिलने का बदला लिया है तुमने, वो भी इतना जबरदस्त। लेकिन मैं तुम्हें तलाक अभी भी नहीं दूंगा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, इससे पहले मैं कुछ गलत कर बैठूं। मीरजल की जबान इसकी आंखों की तरह शोले उगल रही थी। वो इससे रुख मोड़ गया। मलाला का जिस्म बेजान होने लगा। मीरजल की दुख भरी बातें इसके दिल पर वार कर रही थी। चाहे जैसे भी इनका निकाह हुआ हो, लेकिन मीरजल इसका शौहर था, इसका मजाजी खुदा। वो तो इसके साथ बेवफाई का सोच भी नहीं सकती थी। इसे किसी भी तरह का नुकसान हो वो ये क्यों चाहेगी। वो अपने हक में एक लफ्ज भी न बोल पाई। इसके पेट में दर्द, जो आज सुबह से हल्का हल्का हो रहा था, अब रवानी और शिद्दत इख्तियार कर चुका था। अब ये दर्द इसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। एक शदीद दर्द की लहर इसके जिस्म में दौड़ी, जिसने इसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। मीरजल मलाला ने अपने पेट पर हाथ रखे दर्द भरे लहजे में इससे पुकारा था, जो इससे रुख मोड़ कर खड़ा था। इसकी पुकार इतनी हल्की थी कि मीरजल को सुनाई न दी। मलाला ने आगे बढ़ते कांपते हाथों से इसके कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर इसके हाथों का लमस महसूस करके इसने इसका हाथ बुरी तरह से झटक दिया। तभी वो बेजान होती खून में रंगी टांगों से जमीन पर गिरी थी। इसके गिरने की आवाज पर मीरजल इसकी तरफ मुड़ा था। इसे यूं जमीन पर गिरे देखकर इसके पांव के पास पड़ा खून इसे हैरान कर गया। वो इजलत में इसकी तरफ बढ़ा और इसके पास जमीन पर बैठा, इसका सर अपनी गोद में रखा, जिसने तकलीफ से अपने लब दांतों में खींचे हुए थे। हाथ हनूस इसके पेट पर थे। मलाला, क्या हुआ है? आई एम सॉरी। मेरी जिंदगी, प्लीज आंखें बंद न करना। मीरजल तो इसकी हालत देखकर घबरा गया था। खून और तकलीफ की वजह अभी भी इससे नहीं पता चली थी। वो ये समझ रहा था कि इसके इतना ज्यादा डांट देने पर वो जमीन पर गिरी है। मीरजल, हमारा बच्चा। मलाला ने अपनी आंसुओं के मोती बिखेरती सब्ज आंखों से मीरजल को तकलीफ से देखते कपकपाते लहजे में कहा था। वो जान चुकी थी कि इसकी ननी जान इससे बहुत दूर जा चुका है, जिससे महसूस किए इसे सिर्फ हफ्ता ही हुआ था, और इसका बाप तो इसके वजूद से अभी तक नावाकिफ था। ये राज ऐसे खुलना था, इसे यकीन न आया। कुछ ही लम्हों में वो अपनी आंखें बंद कर गई। शायद इस वक्त वो सुकून चाहती थी। आज के दिन से, इस तकलीफ से, मीरजल जो बच्चे के नाम पर बुत बन चुका था, मलाला की आंखें बंद करने पर होश में आया। कुछ अल्फाज ही न थे अदा करने को। मलाला ने हमेशा की तरह इससे लाजवाब कर दिया था। वो इसे अपनी गोद में भरे बाहर को भागा था। सब एम्प्लॉइज इसे यूं दीवानावार भागते देखकर हैरान हुए थे। मलाला की हालत पर किसी ने गौर ही न किया। मीरजल कंपनी से बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जहां पर हैदर कानों में ब्लूटूथ लगाए खड़ा था। हैदर, अस्पताल। उसने मलाला को गाड़ी में पीछे अपनी गोद में लिटाया और हैदर को इजलत में पुकारा, जिसने इसके एक लफ्ज अदा करने पर ही गाड़ी हॉस्पिटल के रास्ते पर रवा कर दी। मेरी सांसों की माला, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस मेरे साथ रहना। मुझे तुम पर यूं गुस्सा नहीं करना चाहिए था, सब मेरी गलती है। मीरजल मलाला के चेहरे पर जा बजा ने अपने लब
रख रहा था। इसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि हैदर इन्हें बैकव्यू मिरर से देख रहा है। इसे तो अपने पर पहले ही शक था, लेकिन अब यकीन हो चुका था कि मलाला और इसके दरमियान कोई रिश्ता जरूर है, और दुआ कर रहा था कि वो रिश्ता जायज हो। अस्पताल पहुंचते ही मीरजल मलाला को लिए अंदर की तरफ भाग आता। ये वही हॉस्पिटल था जहां पर पहले भी मलाला चेकअप करवा चुकी थी। मीरजल ने वहां जाते ही सारा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया। कुछ ही सेकंड्स में वहां पर सीनियर डॉक्टर इकट्ठे हो गए। नहीं कोई लेडी डॉक्टर। मीरजल ने सब ने डॉक्टर को देखकर चिल्लाते हुए कहा, ये वो हॉस्पिटल था जिसमें मीरजल हर माह करोड़ों रुपए डोनेशन के देता था। फिर इसकी बात ना मानी जाए, ये कैसे हो सकता था? कुछ ही सेकंड्स में फीमेल डॉक्टर आ गई, जिसने मलाला को चेक करना शुरू कर दिया। मीरजल को इमरजेंसी रूम के बाहर भेज दिया गया। अब वो कॉरिडोर में रखी चेयर पर अपना सर हाथों में गिराए बैठा था। आज के दिन के लिए वो कितना पुरजोश था, लेकिन ये दिन इसकी जिंदगी में अंधेरा ले आएगा वो नहीं जानता था। काश आज का दिन आता ही ना। इसे वहां बैठे 2 घंटे हो चुके थे। वो बेसब्री से इनके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। लेडी डॉक्टर रूम से बाहर आई। आप पेशेंट के क्या लगते हैं? मतलब क्या रिश्ता है इसके साथ? डॉक्टर के पूछने पर वो जो पहले ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अब बेचैन हुआ था। मेरी पर्सनल असिस्टेंट है वो। अचानक इसकी ऑफिस में तबीयत खराब हो गई। मीरजल ने हमेशा की तरह अपने रिश्ते की असली हकीकत छुपा ली थी। ओह, आपकी पेशेंट तो बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन दरअसल कुछ दिन पहले ही अपने चेकअप के लिए आई थी। मैंने तब भी इन्हें वार्न कर दिया था कि इनका बच्चा बहुत कमजोर है, स्ट्रेस से दूर रहें और अपने खाने पीने पर ध्यान दें, लेकिन मुझे लगता है इन्होंने मेरी बताई हुई नसीहत पर अमल नहीं किया, इसलिए नतीजा इनके सामने है। बच्चा जाया हो चुका है। भला कोई शौहर अपनी बीवी से इतनी नाजुक हालत में भी काम करवाता है? पता नहीं कैसा शौहर है इस मासूम लड़की का, जो न पहले चेकअप पर इसके साथ था और न अब। शौहर भी बच्चे वाली जिम्मेदारी बीवी पर डालकर खुद बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। डॉक्टर तो मलाला के शौहर पर 100 सलवातें बेचती चली गई। ये नहीं पता था कि सामने खड़ा शख्स ही इसका शौहर है, जो अब मुर्दा कदमों से मलाला के प्राइवेट रूम की तरफ जा रहा था। जिंदगी ने इससे कैसी मात दी थी, पहले वो डील और अब बच्चा भी। आज का दिन मीरजल की जिंदगी की किताब का सियाह तरीन बाब था। वो मलाला से बच्चा इसी खौफ से नहीं लेना चाहता था कि इसका नसीब यही होना था जो कुदरत ने खुद चुन लिया था। वो बेजान कदमों से मलाला के कमरे में गया, जहां वो आंखें बंद किए हॉस्पिटल गाउन में लेटी थी। वो कुछ ही देर में मरीजा लगने लगी थी। रंग जो इसका पहले ही जर्द हो चुका था, अब मजीद इसमें जर्दी माइल हो गया था। इसने इसका ड्रिप लगा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और नरमी से इसे सहलाने लगा। नजर इसके पेट की तरफ गई, जहां कुछ देर पहले इसका बच्चा था, लेकिन अब वो अपनी जगह छोड़कर जा चुका था। मीरजल ने अपने हाथ नरमी से इसके पेट पर रखे। आज वो बेबसी की इंतहा पर था। फिर झुकते वहां अपने लब रखे थे। जैसे कुछ देर पहले मलाला की जबान तालू को लग चुकी थी, वैसे ही अब मीरजल बेजुबान हो चुका था। अपने पेट पर मीरजल के हाथों का लम्स महसूस करते मलाला ने अपनी आंखें खोली थी। वो अपनी बारी नुकसान से वाकिफ थी। ममता का एहसास इससे छीन लिया गया था। अब वो तही दामन थी। इसने अपना हाथ मीरजल के रखे हुए हाथ पर रखा। मैं अपने मरे हुए बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने वो फाइल चोरी नहीं की, लेकिन मैं इस सब का बाज बनी हूँ। मेरी एक गलती ने मेरे शौहर की नजरों में मेरा मकाम गिरा दिया, और कहीं न कहीं इस सब की वजह से मेरा बच्चा जाया हो गया। मलाला की आवाज ने इस कमरे की जामिद खामोशी को तोड़ डाला। वो इससे कहना चाहता था, वो बच्चा तुम्हारा ही नहीं मेरा भी था, लेकिन किस मुंह से कहता। वो शुरू दिन से ही एहतियात बरत रहा था कि बच्चा मलाला के रहम में न ठहर जाए, लेकिन 2 साल बाद भी वो हमला हो गई थी। मलाला, मैं तुमसे सिर्फ वक्त खफा था क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। इस बात पर तो मुझे यकीन है कि तुमने वो फाइल चोरी नहीं की, लेकिन गुस्से में मैं तुमसे क्या कुछ कह गया मुझे खुद मालूम नहीं।
मीरजल ने तड़प कर मलाला से कहा। इसका सपाट लहजा मीरजल को बहुत बुरी तरह चुभा था। दोनों का गम ही साझा था। इंसान गुस्से में ही सब कुछ सच बोलता है। जो आपके दिल में था आपकी जुबान पर आ गया। मलाला ने ठहर ठहर कर जुमला अदा किया। कब से जानती थी तुम प्रेगनेंसी के बारे में? मीरजल इसकी बात को इग्नोर करते मुस्तफसिर हुआ। अब इसने अपना चेहरा भी इसके पेट पर रख लिया था। 1 हफ्ते पहले पता चला। आपको वजह मालूम है कि मैंने क्यों नहीं बताया? आप ये बच्चा नहीं चाहते थे, इसलिए कुदरत ने मेरे लिए फैसला करना आसान कर दिया, वरना हमारे लिए फैसला लेना मुश्किल हो जाता। मलाला की आंखें अभी भी छत पर ही मरकूज थी। मीरजल भी खामोश ही रहा। इस वक्त इसे अपना प्रोजेक्ट हार जाना भी याद न था। मीरजल को वाकई नहीं पता था कि ये खबर जानने के बाद वो क्या फैसला करता। इसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि कभी इसे इस सिचुएशन से भी दो चार होना पड़ेगा। मुझे तलाक देने और हमारी जिंदगियों को आसान बना दे, ये इल्तिजा कबूल करके मलाला का मुतालबा आज कोई ज्यादा ही मजबूत था। इसकी यही एक बात मीरजल को ताव दिलाने के लिए काफी थी। इसने अपना चेहरा इसके पेट से हटाया और इसके चेहरे के करीब किया। नाक लगाए ब्राउन आंखों से सब्ज आंखों को देखते वो भी सुपाट लहजे में बोला था। मैं 1000 बार कह चुका हूँ और ये आखिरी बार है। मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें तलाक दूंगा। इसके अलावा जो चाहोगी वो मानूंगा। मीरजल ने कहते ही इसके खुशक सुर्ख होते लबों को चूम लिया, जैसे अपनी बात पर मुहर लगा दी हो। क्यों आजाद नहीं करना चाहते? सिर्फ 1 रात का बोला था आपने। 1 रात के बदले आपने मेरी सारी जिंदगी की रातें अपने नाम कर ली है। नहीं मालूम, मेरा दिल बस तुम्हें आजाद करना नहीं चाहता। मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं ये तस्वर ही नहीं कर सकता कि कोई और शख्स तुम्हें वैसे छुए जैसे मैं तुम्हें छूता हूँ। मीरजल ने अपने एहसासात, अपने जज्बात जिनसे वो खुद नावाकिफ था, वो कैसे मलाला पर जाहिर करता। ठीक है, आप मुझे इसलिए आजाद नहीं करना चाहते क्योंकि आप मुझे तस्खीर कर चुके हैं। तलाक के अलावा कुछ भी मांग सकती हूँ मैं, आप वो मुझे देंगे? मलाला जो कहने जा रही थी मीरजल के लिए कबूल करना नामुमकिन था, लेकिन इसे अपना कहाँ पूरा करना था। वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता था। आज जरताशा को रैंप वॉक करते 1 हफ्ता हो चुका था। आज इसे औरंग के सामने चलकर दिखाना था। इस दिन के बाद से तरखेल और इसका सामना न हुआ था। इसे एक जिस ब्लैक लिबास दिया गया जिसे पहनकर इसके जिस्म के नशीब व फराज अयां हो रहे थे। वो इस ड्रेस को पहनने से इनकार नहीं कर सकती थी। तरखेल और औरंग सामने बैठे थे। जरताशा को ऐसे लिबास में रैंप वॉक करते देख औरंग की आंखों में चमक उभरी, जबकि तरखेल की आंखें सुर्ख हुई थी। वो जानता था कि अब औरंग इसे इनकार नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। अगले ही सेकंड वो जरताशा के लिए क्लैपिंग करता इसकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाने लगा। जरताशा अपनी तारीफ सुने फूले नहीं समा रही थी। तरखेल वहां से गुस्से से चला गया। क्या जरताशा इतनी बेवकूफ थी कि औरंग की बेबाक नजरें अपने जिस्म पर महसूस नहीं कर रही थी, या फिर इसे शौक था अपने जिस्म को दिखाकर तारीफ वसूलने का? औरंग ने इसे आने वाले फैशन शो में बतौर मॉडल चुन लिया था। अभी इससे मेन मॉडल का रोल नहीं मिला था, लेकिन इसके लिए इतना काफी था कि वो स्क्रीन पर आ रही थी। अब वो खुशी खुशी अपनी चीजें पैक करने लगी। तभी इसकी कलाई मजबूत हाथों ने दबोची और इसका रुख अपनी तरफ किया। जरताशा कुछ उल्टा सीधा बोलती खामोश हो गई, क्योंकि सामने तरखेल था। तुम्हें जरा शर्म है या नहीं? तुम इतने बेहुदा लिबास में औरंग के सामने थी। क्या तुम इसकी नजरों का मफहूम नहीं समझ रही थी? मैं मर्द होकर बता सकता हूँ कि वो क्या सोच रहा था, और तुम औरत होकर भी इसकी सोच न पढ़ सकी। तरखेल इसे खींचता हुआ एक रूम में ले गया जो बिल्कुल खाली था। क्या बेहूदगी है इस लिबास में? क्या मेरा जिस्म नजर आ रहा है? हर जगह से तो कवर है, और वैसे भी इतना तो चलता है। तुम बस मेरी कामयाबी से जेलस हो रहे हो। मुझे वो मकाम मिलने लगा है जिसका तुम तस्वुर नहीं कर सकते थे। जरताशा ने अपनी सरमई आंखें इसकी हेजल शहद रंग आंखों में गाड़ते गुरूर से डूबे लहजे में कहा था। तरखेल को अब जरताशा के गुरूर पर गुस्सा आने लगा था। वो इस पर ऐसा कोई हक नहीं रखता था कि वो इस पर रोक टोक लगाए। जब इसके घर वालों को भी फिक्र नहीं तो इसे क्यों हो?
खुद से सोचता वो इसे कमरे में छोड़कर लंबे लंबे कदम लेते वहां से चला गया। 2 दिन बाद शो था। इन्हें ब्राइडल ड्रेसेस पहनकर मॉडलिंग करनी थी। जरताशा को मेहंदी का लुक मिला था। इसने घर में किसी को भी नहीं बताया था। जब वो एक बड़ी मॉडल बन जाएगी तब सब घर वालों को सरप्राइज देगी। 2 दिन भी पार लगाकर उड़ गए। इन्हें पहले से ही मेहंदी के ड्रेस में परफॉर्मेंस करवा दी गई थी। रैंप वॉक, स्टेज के इर्द गिर्द सपोर्ट लाइट्स लगी थी। मशहूर लोग स्टेज के इर्द गिर्द कुर्सियों पर बैठे थे। जरताशा पीले रंग के लहंगे में फूलों की ज्वेलरी पहने, बालों की फ्रेंच चोटी किए खूबसूरत लग रही थी। जब वो स्टेज पर वॉक करने आई तो तरखेल की निगाहें इस पर जम गई। वहाँ और भी मॉडल्स थी, लेकिन जो हुस्न और रूप जरताशा पर था वो किसी और पर न था। एक तो वो नया चेहरा था और था भी हसीन, नजाकत से भरपूर जिस्म, किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता था। जरताशा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शो खत्म हुआ। वहाँ पर एक और प्रोड्यूसर आरके भी मौजूद था, जिसकी नजरें जरताशा पर ही टिकी रही थी। वो औरंग के पास आया। मुझे तुम्हारी नई मॉडल अपने एक शूट के लिए चाहिए। हो सकता है मैं इसे अपनी फिल्म में कास्ट करूं। क्या कहते हो? तुम्हें करोड़ों देने को तैयार हूँ। आरके ने इससे अपने प्लान के बारे में बताया। कौन सी मॉडल? मैंने 10 नई मॉडल पेश की है। मुझे नहीं पता तुम कौन सी मॉडल की बात कर रहे हो। औरंग ने हैरानगी से इससे पूछा था। इन 10 में से सिर्फ एक ही ऐसी है जो गैर मामूली हुस्न रखती है। मेहंदी वाली मॉडल चाहिए मुझे। आरके के कहने की देर थी कि औरंग की आंखों के सामने जरताशा का चेहरा लहराया। सॉरी आरके, इसके अलावा जिस मॉडल पर हाथ रखोगे वो दे दूंगा, लेकिन वो नहीं, इससे मैं खुद अपनी फिल्म में लाऊंगा। औरंग इतना कहता लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। और ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो लड़की हमें कितना फायदा देगी, फिर भी तुमने आरके की ऑफर को रद्द कर दिया। मुझसे मशवरा भी नहीं किया। ये था औरंग का कजन उमर। तुम इसकी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हो, फिर मैं कैसे जरताशा को इसके हवाले कर सकता हूँ? औरंग आरके की अय्याश तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ था और जरताशा की बेवकूफ़ी से भी। तुम इस लड़की से कुछ ज्यादा ही अटैच हो रहे हो। औरंग तरखेल, बोलो मत। जितना पैसा तुमने इस कंपनी में लगाया है इतना ही मैंने भी खर्च किया है। हर फैसला हम दोनों का होना चाहिए। इस लड़की ने जिस शोबे में कदम रखा है, आज नहीं तो कल इसे किसी न किसी के बिस्तर की जीनत बनना है। उमर ने औरंग को इस शोबे की तलख हकीकत बताई थी। उमर, इसके लिए ऐसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल न करो। इसका बस ये वक्ती शौक है। जब इसे इस फील्ड की हकीकत पता चलेगी वो खुद ब खुद पीछे हट जाएगी। और अपने जरताशा को जितना करीब से जाना था वो यही समझ पाया था। देख लेते हैं, लिख लो तुम, वो बहुत जल्द तुम्हारे ही बिस्तर की जीनत बनेगी। उमर कहता वहां से गुस्से से चला गया।